फ्रेश चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके दो सेक्शन है, एक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट करता है और एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से रिलेट करता है। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो है ये हमारा होगा मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। दो कंसेप्ट हमने मनी लॉन्ड्रिंग में आज डिस्कस करना है, एक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन टू मनी लॉन्ड्रिंग। बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है और क्यों ये एक इशू है रेगुलेटर्स के लिए, लॉ मेकर्स के लिए। और फिर हम स्टडी करेंगे ऑफेंस एंड एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जुर्म समझी जाएंगे और इनको अगर साबित करना होगा, एविडेंस का मतलब सबूत, तो क्या किस किस्म का सबूत इकट्ठा करना होगा। फिर इसके बाद एक तीसरा भी है पनिशमेंट। जब साबित हो जाए कि जुर्म किया है तो पनिशमेंट क्या होगी, वो हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ दो कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन जिसमें डेफिनेशन हम देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की, और एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसकी डेफिनेशन सीखेंगे, और कंसेप्चुअली ज्यादा अहम जो कंसेप्ट है वो है ऑफेंस एंड एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी किस एक्टिविटी को हम जुर्म समझेंगे और इस जुर्म को साबित करने के लिए किस किस्म का एविडेंस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को। डेफिनेशन और इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करना है डर्टी मनी को किसमें, इनटू क्लीन मनी। डर्टी मनी से क्या मुराद है? क्रिमिनल एक्टिविटी से हासिल किए गए जो पैसे होते हैं, और क्लीन मनी से क्या मुराद है? जो लीगल सोर्स से हासिल की गई। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग में, जैसे नाम से जाहिर है, लॉन्ड्री में क्या होता है? सफाई सुथराई होती है। जिस तरह जो कपड़े, गंदे कपड़े होते हैं, उनकी लॉन्ड्री के जरिए से सफाई सुथराई हो जाती है, उसी तरह ऐसे पैसे जो डर्टी मनी है, जो ब्लैक मनी है, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसे हासिल किए गए हैं, उनको किसी ऐसे प्रोसेस में डालना कि वो जब पैसे बाहर निकले तो वो व्हाइट मनी हो जाए, यानी से यूं भी कह सकते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट करना, उसका प्रोसेस। इसको पहले, इसके कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। फर्ज कीजिए कि जिस तरह ये पूरी दुनिया, इसमें बहुत से मुल्क है। कंसेप्ट समझने के लिए हम किसी एक मुल्क की एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत से इलाके हैं, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए हम सिर्फ एक मोहल्ले की एग्जांपल लेते हैं। एक मोहल्ला, उसमें एक स्ट्रीट है फॉर एग्जाम्पल, उसमें बहुत से घर हैं, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, किसी का एथिक स्ट्रांग है, किसी के वीक है। उसमें एक घर में चोरी हो जाती है और उनका सारा जो आधे से ज्यादा माल असबाब है वो कोई चोर चोरी करके चला जाता है। अब ये तो कंफर्म है कि चोर इसी मोहल्ले का है, लेकिन चूंकि किसी ने देखा नहीं है तो कोई ये नहीं कह सकता कि चोर कौन है। ठीक है, अब चोर भी इस मोहल्ले में है। अब वो ये सोच रहा है कि मैंने पैसे चोरी तो कर लिए हैं, लेकिन अब मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर कल जाके मैंने इन चोरी के पैसों से नई गाड़ी खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया, तो लोग कहेंगे भाई तुम तो बेरोजगार थे, 3 महीने से तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी, ये एकदम से पैसे कहां से आए? और पैसे आए भी उसी वाकये के बाद है जो चोरी हुई है। तो हालांकि उसे चोरी करते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब वो इस पैसों को खर्च करने लगेगा तो लोग उसका अंदाज देख के, लिविंग स्टैंडर्ड देख के शक में मुब्तला हो जाएंगे कि इसने चोरी की है, और उसके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो शायद उसे चोरी का माल बरामद भी हो जाए। तो चोर, उनके पास इतना माइंड तो होता है कि चोरी कैसे करनी है, ठीक है, अगवा बराए तावान की स्कीम कैसे बनानी है, लेकिन उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस पैसे को, इससे फायदा कैसे उठाना है, ये माइंड उनके पास इतना शार्प माइंड नहीं होता। इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है कुछ पढ़े लिखे लोगों की, कुछ एक्सपर्ट्स की, कुछ प्रोफेशनल्स की, जो उनको तरकीबें बताते हैं कि आप इस ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी कर सकते हैं, आप इस डर्टी मनी को कैसे क्लीन मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नो डाउट इसके अगेंस्ट वो अपनी अच्छी खासी फीस लेते हैं, लेकिन ये आइडियाज कि ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट करना है, ये क्रिमिनल के ज़हन में नहीं आता। ये कुछ ना कुछ इसको लोग सपोर्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे फर्ज कीजिए वो किसी लॉयर के पास गया, उसे कहने लगा भाई अब मैं क्या करूं, मशवरा दो। उसने कहा बहुत आसान काम, तुम ऐसा करो, प्राइस बॉन्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्राइस बॉन्ड खरीदो? उसने नहीं, प्राइस बॉन्ड नहीं खरीदना। प्राइस बॉन्ड, जब आपने भी नोट किया होगा, जब लिस्ट आती है किसी का प्राइस इनाम निकलता है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक, स्टेट बैंक के पास जाके उसको इनकैश करवा सकते हैं। दूसरा, प्राइस जो डीलर्स होते हैं प्राइस बॉन्ड के, आप उनके पास जाके भी कैश करवा सकते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, स्टेट बैंक से अगर प्राइस बॉन्ड इन कैश करवाएंगे ना तो वो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेता है, लेकिन डीलर जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स नॉर्मली डिडक्ट नहीं करते। तो उनके पास अगर जाके इन कैश, वो ज्यादा, ये ऐसे कैसे है कि प्राइवेट पार्टी जो है वो ज्यादा पेमेंट दे देती है और जो ऑफिशियली पेमेंट है वो कम होनी है। ये प्राइस बॉन्ड डीलर क्या करते हैं बाद में, वो जो 1000 का प्राइस बॉन्ड है ना, जिसके ऊपर फर्ज कीजिए 10 लाख का इनाम निकला, उसको अपने पास संभाल के रख लेते हैं।
और ये इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। अब लायर उसे मशवरा देगा, तुम उस डीलर के पास जाओ, उसके पास 10 लाख का प्राइस बॉन्ड पड़ा हुआ है, तुम उससे 10 लाख का वो प्राइस बॉन्ड या 11 लाख का थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देके वो 11 लाख खरीदो और मोहल्ले में शोर मचा देना तुम्हारा प्राइस बॉन्ड निकल आया, और ऑफिशियली स्टेट बैंक के पास जाके अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करवा लेना। थोड़ा सा विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा, एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी। ये एक छोटा सा तरीका है, इसके अलावा और भी बहुत से तरीके, ठीक है, जिससे ब्लैक मनी को वाइट किया जा सकता है। आपके पास ब्लैक मनी है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है, बिजनेस कोई भी बिजनेस, कोई बेकरी स्टार्ट कर लें और ये शो करवाएं कि आपने इन्वेंट्री खरीदी है और फिर कस्टमर को हाई प्राइस में बेचा और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब गवर्नमेंट आके आपकी शॉप को थोड़ी देखेगी, वो तो गवर्नमेंट तो सिर्फ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स पे चलती है, उसके लिए आपको किसी अकाउंटेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपकी डेली बेसिस के ऊपर फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा कि इतना रेवेन्यू आया, इतना रेवेन्यू आया, इतनी कॉस्ट हुई, इतना रेवेन्यू आया, और एंड पे प्रॉफिट होगा सिग्निफिकेंट। थोड़ा सा प्रॉफिट टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सारी जो ब्लैक मनी है वो वाइट हो जाएगी। अब आप इसको जहां पे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, जब तक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी ना, तो आप क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसे अर्न कर भी लें, आप उसको खर्च नहीं कर सकेंगे, पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग इजाद हुई दुनिया में, और ये जहन में रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में अब ये डेफिनेशन समझ आ गई ना आपको, कन्वर्टिंग डर्टी मनी इनटू क्लीन मनी। इसमें अहम चीज, मनी लॉन्ड्रिंग में कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है? क्रिमिनल तो होते ही होते हैं, किसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स भी शामिल होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स भी शामिल होते हैं, और इन प्रोफेशनल में कौन? लॉयर्स भी शामिल है, काउंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है, ब्रोकर्स भी शामिल है, ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्रोकर्स भी शामिल है, और सबसे अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? बैंकर्स, बैंक्स, बैंक के अलावा और लोग भी होते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कंप्रीहेंसिव टर्म है, इसमें बैंक्स के अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कवर होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में क्या फर्क है कि बैंक सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और लोगों को लोन दे रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों में डील कर रही है, पैसों में, इवन आप जो इजी पैसा, जैज कैश है, ये बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल है। वेस्टर्न यूनियन, जिससे पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं, आपने पाकिस्तान से बाहर पेमेंट करनी हो, आप करते हैं, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल है। ब्रोकर्स भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन कर रहे हैं, बैंक नहीं है लेकिन पैसों का लेन देन कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ये बड़ी लार्ज डेफिनेशन है। लॉ मेकर ने जब फाइनेंशियल, उसने समय ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के गिर्द घेरा तंग करना था, तो उसने तकरीबन हर वो बंदा, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ा बहुत भी पैसों के साथ डील कर रही है, उसने उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में डाल दिया। ताकि फाइनेंशियल की डेफिनेशन में डालने का फायदा क्या हुआ? उसके ऊपर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है अब अप्लाई होना शुरू हो गए। तो सबसे पहली चीज जहन में ये रखिएगा कि इसमें क्रिमिनल्स भी शामिल है, प्रोफेशनल भी शामिल है। हमारा ज्यादातर फोकस प्रोफेशनल्स के ऊपर होगा। क्रिमिनल तो अंडरस्टूड है ना कि वो तो इलीगल काम कर रहे हैं। क्रिमिनल, मुझे बताइए इन दोनों में से कौन गलत काम कर रहा है? दोनों गलत काम कर रहे हैं, दोनों गलत काम कर रहे हैं। क्रिमिनल तो अंडरस्टूड है ना, आपने फौरन कह दिया क्रिमिनल, इसीलिए इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अहम चीज ये है वो प्रोफेशनल्स जो इस क्रिमिनल्स की ब्लैक मनी को वाइट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी जुर्म में बराबर के शरीक है। और इसमें जहां पे उसने लॉयर्स, बैंक, ब्रोकर्स, काउंटर फायर को शामिल किया, सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर दिया? आप जब देखेंगे ना आपके सिलेबस में प्रोबेबली जो सबसे लंबी डेफिनेशन है, जो सबसे लंबी डेफिनेशन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है। हालांकि एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो सबसे लंबी डेफिनेशन वो कौन सी है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। इसमें आप देखेंगे उसने तकरीबन हर बंदे को, हर एक्टिविटी को जो पैसों से डील कर रहा है उसको कवर कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली, क्या कहने लगा बोला? अनफॉर्चुनेट, आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है, इसमें मॉर्गेज कंपनी भी शामिल है, बैंक्स भी शामिल हैं, लीजिंग कंपनीज भी शामिल हैं, और कौन कौन सी है? ब्रोकर भी शामिल हैं, कमर, और पता नहीं कौन कुछ है। तो ऐसे हैं जो आपने नाम भी पहली दफा सुनेंगे, वो भी शामिल है। समझने की जरूरत नहीं है, आपने याद कर लेना, रटा लगा लेना, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है, जब एग्जाम में पूछेगा रिप्रोडक्शन। लेकिन बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसों से डील करती है। वो सबसे बड़ी एग्जांपल बैंक तो है ही है, लेकिन बैंक के साथ कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, अच्छा, क्रिमिनल्स में पहले अगर आप देखें ना, आज से कोई 10-12 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के ऊपर कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं होता था।
इवन ये हमारे सिलेबस में भी अभी इसी अटेम्प्ट में ऐड किया उन्होंने, इससे पहले नहीं। इसका मतलब है इससे पहले रेगुलेटर्स का भी फोकस नहीं होता था और जो इंस्टीट्यूट है इनका भी फोकस नहीं होता था पढ़ाने में। ये खास तौर पे 9/11 के वाकये के बाद अमेरिका के हाथ में एक बहाना आया कि हम क्यों ना पूरे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखें। कहा यह गया कि जी ये जो 9/11 का वाकया है ये चले किया जिसने भी किया, लेकिन उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये उसके पास पैसे कहां से आए। उन्होंने बैक एंड पे कोई ना कोई दो चीजें, या तो लोग डोनेशंस देते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझ के और वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाता है, या ये लोग इलीगल एक्टिविटीज से स्मगलिंग वगैरह के जरिए से चीजें बेच के तो पैसा कमाते हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो पिछले 15-20 सालों में अमेरिका ने तो फोकस करते हुए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सामने रखते हुए कि इनकी फाइनेंसिंग रोकी जाए ना। एक तो तरीका यह है ना मिलिट्री ऑपरेशन, टेररिस्ट को खत्म किया जाए। एक दूसरा तरीका क्या है कि बुराई को उसकी जड़ से खत्म किया जाए। कैसे? इनकी फाइनेंसिंग रोक दी जाए, ना पैसे होंगे ना ये किसी तरह का अटैक कर सकेंगे। तो इसीलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए, इनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक तरफ जहां पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनका मकसद सिर्फ एक है, क्या कि क्रिमिनल्स को और टेररिस्ट को यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने जो डर्टी मनी है इसको क्लीन मनी में कन्वर्ट करें और फिर इसे इस्तेमाल करें अपनी मर्जी के मुताबिक। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब क्रिमिनल तो इनके हाथ आने नहीं थे, इनके हाथ कौन लोग आए? प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल्स में से भी सबसे अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने कैसे कवर किया है वो अभी हम स्टडी करेंगे कि उनको कैसे कवर किया। अभी हमें पता चल गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन इन्वॉल्व है, ये हो गई हमारी एक पार्टी। दूसरी तरफ कौन सी पार्टी है? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कौन है? जिनका ये ऑब्जेक्टिव है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। रेगुलेटर्स में कुछ रेगुलेटर्स हैं नेशनल लेवल पे और कुछ रेगुलेटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे कौन रेगुलेटर्स हैं? नेशनल अथॉरिटी, जैसे FIA, FBR वगैरह। आपको पता है नैब, वो आमदन से ज्यादा असासे, ये किसको बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं? इसी तरह की पैसे को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्यों रेगुलेटर है? क्यों रेगुलेटर? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर पाकिस्तान में स्टेट बैंक है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बनता ना, और वर्ल्ड बैंक। और इन लोगों ने ऐसे लॉज बनाए हुए हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये लॉज। यानी इन्होंने लॉज बनाए हैं, किसने? FATF और वर्ल्ड बैंक, और कहा जिस मुल्क ने इन लॉज की पाबंदी नहीं की उसको हम ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे बाद में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो FATF ने देखना है, जो आपने भी सुनते होंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से रखा? वो ये कहते हैं कि हमारे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं या काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म लॉज हैं, इनकी कंप्लायंस हर मुल्क को करनी चाहिए। और पाकिस्तान में चूंकि देखिए दूसरे मुल्कों में तो शायद आस्ता आस्ता पहले से होती रहेगी, पाकिस्तान में एकदम से आप सारी चीजें इंप्लीमेंट करें थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शायद पाकिस्तान को टाइम लग रहा है। लेकिन बहरहाल इस वजह से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं वो पाकिस्तान में अब ज्यादा इनेक्ट भी हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये था बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट। अब प्रोफेशनल का रोल्स क्या है? अगर आप कहें ना सर इसमें हमें एक इसकी समरी बता दें, 2 हरफी बात बताएं कि जितने भी लॉज हैं ये क्या चाहते हैं प्रोफेशनल से, या इनमें रिक्वायरमेंट क्या है, इनमें रिक्वायरमेंट क्या? तो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो कहते हैं क्रिमिनल्स को हम खुद मैनेज कर लेंगे, इसको आप छोड़ें, आप इन प्रोफेशनल्स को मैनेज करें। क्या करें? इनसे कहें नो योर कस्टमर। ये बैंकिंग सिस्टम में एक टर्म यूज होती है KYC, नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जाने, मतलब आपके पास जो बंदा भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आप उससे पूछे भाई आप क्या काम करते हो, आपकी मंथली इनकम क्या है, उसका कोई प्रूफ साथ लगाएं। आप अगर कोई भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे ना, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्रोकर से अकाउंट खुलवाने जाएं, वो सारी चीजें पूछेगा आपसे। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा, हालांकि ये रिक्वायरमेंट्स पहले से भी थी, आज से 20-25-30 साल पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा फोकस किया जाता है। अब वो अगर बैंक कोई KYC का फॉर्म होता है कि इसको फिल नहीं करता था ना, उसको वार्निंग देके छोड़ देते थे, अब पेनल्टी इम्पोज करते हैं, ठीक है। नो योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर के बारे में जाने, ये कौन है, क्या करता है, किस जगह पे बिजनेस है, विजिट करें जाके। दूसरे नंबर पे कस्टमर ने अकाउंट खुलवा लिया, उसके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करें, उसके
ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करे कि क्या उसकी बिजनेस के लिहाज से, एक्टिविटीज के लिहाज से रेगुलर ट्रांजैक्शन आ रही है। जहां पे कोई इरेगुलर ट्रांजैक्शन आए उसको रिपोर्ट करें। दो तरह की ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया जाता है, लार्ज ट्रांजैक्शन को और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को। हर बैंक डे एंड के ऊपर जो इसके बैंकिंग सिस्टम से थ्रू लार्ज ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, लार्ज की मेरे ख्याल शायद 20 लाख के करीब है, कंफर्म नहीं है, इसके आसपास है कि डेली बेसिस के ऊपर अगर किसी के अकाउंट में इस बड़ी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो वो रिपोर्ट की जाए। ये मेरा ख्याल डेली बेसिस के ऊपर होता है, डेली बेसिस के ऊपर। तो बेसिकली रोल्स क्या दिए प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर्स जिसका अकाउंट खुलवा रहे हैं उसको आपने जानना है कि वो कौन है, कहां काम करता है, मंथली इनकम वगैरह क्या है, उसके अकाउंट में लास्ट ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना है और फिर रिपोर्ट कर। इसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ये नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन को देख रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बने होते हैं, आपको पता है उस पर फिल्टर लगाया, एक्सेल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो आपको बड़ी ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ज्यादा हाईलाइट कर देता है, तो वो रिपोर्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर है आपको? तो आपको अंदाजा हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इशू क्यों बना। पहले इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इशू बना, फिर अब पाकिस्तान में रिसेंटली ये हॉट इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं वो भी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और इनकी इंप्लीमेंटेशन भी की जा रही है। ये सारा बेसिक कंसेप्ट। इसमें जो अहम चीज है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन। मैं इस डेफिनेशन को अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। फाइनेंशियल डेफिनेशन है, फिर ऑफेंस और फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट हमने कल पढ़ना है। आज के लेक्चर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑफेंस पढ़ना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करने की लिस्ट है। इसमें मेन चीज जो आपने कंसेप्चुअली याद रखनी है ना, जितना कोई कंसेप्ट है उतना आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद क्या लोग हैं जो फाइनेंस में डील करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल बैंक है। पहले नंबर पे उसने बैंक पे लिखा हुआ है, बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है कि वो जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, और अगले वो कौन करता है? बैंक ही तो करता है। बैंक के अलावा भी जो लोग फाइनेंस में डील करते हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में शामिल है। इसमें कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएंगी। आपने समझने की कोशिश भी नहीं करनी, नेट पे जाके सर्च भी नहीं करनी, सिर्फ इसका रटा लगा लेना, ठीक है। जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग, समझ आ गया? ऐसी कंपनी जो लीजिंग में इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है, मनी और वैल्यू ट्रांसफर्स, ये कौन है वाला? जायज कैश वगैरह, ये इजी पैसा, वेस्टर्न यूनियन वगैरह। मैनेज मीन्स ऑफ पेमेंट, डेबिट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, अब वो भी असल। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, चूंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाजमी नहीं एक ही काम कर रहे हो, वो एक से ज्यादा एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, तो उसने एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं किया, ठीक है। तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि ये डेबिट क्रेडिट कार्ड तो बैंक इशू करते हैं और ऊपर उसने पहले वाले में जब बैंक को कवर कर दिया है तो दोबारा क्यों लिख? क्योंकि हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट या लैंडिंग ना करती हो, लेकिन वो ऐसे कार्ड इशू करती हो, ठीक है, जिनको मनी के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो इसने एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया हुआ है। फिर फाइनेंशियल गारंटीज एंड कमिटमेंट्स, ये पता नहीं क्या होता है, इसको छोड़े, ये भी वैसे बैंक देते हैं, बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस ट्रेडिंग इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी ब्रोकर्स वगैरह, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, ये भी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की बात कर रहा है। इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ये भी सारा ब्रोकर की बात कर रहा है। ये ABCDE, ये सारा ब्रोकर्स की बात कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज, ये भी बैंक डील करते हैं, लेकिन चूंकि एक्टिविटी एक अलग है तो इसीलिए उसने उसे अलग एक्टिविटी के तौर पे एग्जांपल में हमारे सामने रख दिया। मनी एंड करेंसी चेंजिंग, जो करेंसी चेंजेस होते हैं, वेस्टर्न यूनियन, वही एग्जांपल आ रही। एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट, अल्लाह जाने क्या, ये मुझे खुद नहीं पता। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, ये भी नहीं पता। शेयर इशू सर्विसेज, ब्रोकर्स, इंटरमीडिएट, पता नहीं क्या है। जी जी, कहीं में भी डाल दे इसको, 2-3 जगह भी आ सकता है। वो फॉरेन वेस्टर्न यूनियन फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, उधर भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आपने सिर्फ ये जज करना है, ये सारे पॉइंट्स को सामने रखे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनमें से एक भी काम कर रही हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में से एक भी काम कर रही है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर वो 2 या 3 या 4 या 5 काम कर रही है तो वो फिर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। हमने सिर्फ ये साबित करना होता है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। अगर डेफिनेशन में से कोई भी काम कर लिया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और उसके ऊपर आगे हम जो भी लॉज डिस्कस करने जा रहे हैं सारे उसके ऊपर अप्लाई होंगे। उसने ये काम भी करना है, उसने ये काम भी करना है, उसने ये काम भी करना है, ठीक है। अपनी हर कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है। और अभी मैं रिसेंटली एक वेबसाइट के ऊपर कुछ लॉस पढ़ा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ही, तो उसमें 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पेनल्टी डाल रहे हैं। एक बैंकर्स को कि उन्हें अपने कस्टमर्स के बारे में डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती, और दूसरा स्टॉक ब्रोकर्स को कि वो अपने कस्टमर्स को फॉर्म उसकी पूरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखें बैंक्स का इंटरेस्ट है ना
सिंपल रूल है, बिजनेस के ऊपर जितनी ज्यादा रेगुलेशंस होगी ना, बिजनेस एक्टिविटीज उतनी ही कम होंगी। तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो फिर कुछ तरीके निकालते हैं। अगर बड़ा क्लाइंट हो ना, तो उसके लिए रिलैक्सेशन के बारे में सोचते हैं कि इसको कम से कम तंग करें, और बड़ा क्लाइंट ही नॉर्मली फिर मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर हो गया, उसे ये सारे काम करने पड़ेंगे। नहीं काम करेगा, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, पेनल्टी भी बढ़ सकती है। क्लियर हुई ये बात? तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में एक एक चीज को ना मैं समझा रहा हूं ना आपने समझना है। बेसिक कंसेप्ट बता दिया, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, इसका आपने रटा लगाना है एग्जाम में, मे बी एमसीक्यूज में या डेफिनेशन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ ले तो बता देंगे। अब हम फोकस करने जा रहे हैं ऑफेंस, और इसके ऊपर हमारे तो सिर्फ ये 3-4 लाइनें ना रटा लगा लेंगे। इस टॉपिक, इस कंसेप्ट के एक एक लफ्ज के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुई हैं, क्योंकि ये वो है जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बाज़ वो भी जुर्म में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इसको, इसमें कंसेप्ट्स हैं, या तो आप कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो अब ऑफेंस की तरफ चलते हैं जी। पॉज कीजिएगा जी। मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिक कंसेप्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन के बाद अब हम स्टडी कर रहे हैं ऑफेंस एंड एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग समझी जाएंगी, जुर्म समझी जाएंगी, और फिर उसमें हम सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे, सबूत इकट्ठा करने का असूल क्या है। सबसे पहले कह रहा है, व्हेन इज ए पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कब कोई पर्सन मुजरिम समझा जाएगा। ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ ही नोज, अगर उसे पता है, आर हैविंग रीजंस टू बिलीव, या इतनी रीजंस हैं कि उसे पता होना चाहिए था क्या, दैट ए प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि एक प्रॉपर्टी है वो जुर्म करके, जुर्म के पैसों से हासिल की गई है। यहां पे प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ लैंड बिल्डिंग नहीं है, हर चीज, कैश भी। लॉ वर्ड प्रॉपर्टी को जब डिस्कस करता है तो उससे मुराद हर तरह का एसेट होता है, कि कोई भी एसेट अगर उसे पता है उस बंदे को कि वो क्राइम का है, और वो क्या करता है स्टिल, और उसके बावजूद उसे पता है ये प्रॉपर्टी, उसे पता है ये फ्लैट, उसे पता है ये घर, ये प्लॉट, ये स्मगलिंग के पैसों से हासिल किया गया है, चोरी के पैसों से हासिल किया गया, इसके बावजूद वो क्या करता है, स्टिल एक्वायर, उसको हासिल करता है, कन्वर्ट करता है उसको। यानी फर्ज कीजिए प्लॉट हासिल किया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, उसने घर बना लिया। प्लॉट का एक्वायर करना ये भी जुर्म है, उसको कन्वर्ट करता है प्रॉपर्टी को, ये भी जुर्म है, पोजेस अपने नाम से अपने पास रखता है, ये भी जुर्म है। यानी चोरी की चीज, पता है किसी को चोरी की चीज है, लेकिन उसको फिर भी अपने पास रखता है, वो भी जुर्म है। यूजेस आर ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, उसमें रहता है, या उसको आगे फिर सेल करता है, तो ये सारे जुर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे। पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, कंसील्स द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, ओनरशिप, मूवमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। कोई बंदा जिसको पता है प्रॉपर्टी चोरी की है, लेकिन फिर भी इसको छुपाता है। क्या चीज छुपाता है? ट्रू नेचर, कि प्रॉपर्टी चोरी की है, ओरिजिन कहां से आई, इसकी लोकेशन, ओनरशिप, मूवमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। और तीसरा, होल्ड्स आर पोजेसिव सच प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कि जो किसी दूसरे के, अच्छा अगर खुद रखे तो जुर्म है, और अगर कि दूसरा बंदा इस प्रॉपर्टी को रखे किसी दूसरे के बिहाफ पे, वो भी जुर्म है। फिर कह रहा है, ए पर्सन शैल आल्सो बी गिल्टी इफ ही पार्टिसिपेट्स, एड्स आर काउंसल्स टू कमिट ऑब्जर्व एक्ट। काउंसल मीन मशवरा देता है। आपको एक छोटी सी, अभी आपको ये सही तरीके से समझ नहीं आया होगा, रफ से आपको कंसेप्ट बिल्ड किया होगा। एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, और किसके ऊपर पहले वाला पॉइंट एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर दूसरे वाला, किसके ऊपर तीसरे वाला। एक बंदे ने एक पॉलिटिकल पोजीशन पे था, उसने करप्शन से पैसे हासिल किए। अब वो इस करप्शन के पैसे को खर्च नहीं कर सकता अभी, जब तक कि इसकी लॉन्ड्रिंग ना करवाए। इसके लिए उसने अपने एक दोस्त से मशवरा किया। उसके दोस्त ने कहा, मसला ही कोई नहीं, तुम ऐसा करो, एक बैंकर है उसके पास चले जाओ, वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हें अच्छा मशवरा, वो तुम्हें बता देगा क्या करना है। पॉलिटिशियन उस बैंकर के पास चला गया। बैंकर ने कहा, सर ऐसा करते हैं कि कुछ फेक बैंक अकाउंट हम खुलवाते हैं, और कुछ जेन्युइन बैंक अकाउंट्स होंगे, लेकिन वो ऐसे लोगों के हैं जिनकी बाज़ औक़ात डेथ हो गई है, लेकिन हमें पता तो है, लेकिन चूंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हमारे पास आई, हमने उनका अकाउंट ओपन करके रखा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साल साल अपने बैंक अकाउंट को देखते ही नहीं है, ये गरीब लोग बाज़ औक़ात, ये छाबड़ी वाले वगैरह वगैरह, एक अभी इनको अपने अकाउंट का पता ही नहीं होता। हम क्या करेंगे, इनके अकाउंट्स हम ये शो करवाएंगे कि इन्होंने अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं, और आपने इनको कोई चीज़ बेची है जिसकी वजह से ये पैसे अब आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कल कला को पकड़े भी जाएंगे तो इनसे पूछा जाए, क्योंकि मनी ओरिजिनेट जो हुई है ना, वो इनके अकाउंट से हुई है, आपके अकाउंट में जो ट्रांसफर हुई है, ये लोग पकड़े जाएंगे।
उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोगों को बाज़ औक़ात बैंक्स वाले ना, ये आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ऑफर करते हैं, आपका पैसा है किसी दूसरे के अकाउंट में रख देते हैं, आपको बैंक से डबल इंटरेस्ट मिलेगा, या किसी दूसरे का पैसा आपके अकाउंट में रख देते हैं, आपको घर बैठे बैठाए पैसे मिलते जाएंगे। ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस। आपने इसमें कभी इन्वॉल्व, कोशिश यही करनी है कभी इन्वॉल्व नहीं होना। अब उस बंदे के अकाउंट में पैसे रखे गए, लेकिन अब बैंक वाले को भी शक है कि ऐसा ना हो ये छाबड़ी वाला है ना, किसी भी वक्त आ जाए, उसे पता है मेरे अकाउंट में अरबों रुपया है, और ये अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स अलाउड होती हैं, तो ऐसा ना हो कि पेमेंट ट्रांजैक्शन कर ले। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कंट्रोल रखा होता है कि इस अकाउंट के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन अभी कभी ऑनलाइन भी रोड करने की कोशिश की ना तो हमें पता चल जाए, और वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। एहतियातन उस रेलिवेंट पर्सन को भी बुला लेते हैं और उसे कहते हैं आपके अकाउंट में एक पार्टी ने कुछ पैसे रखे हैं कुछ दिनों के लिए, आप छाबड़ी से कितने पैसे कमा लेते हैं, हम आपको लाखों रुपया महीने का देंगे, बस आपने किसी को कुछ नहीं कहना। वो अकाउंट होल्डर, आप सोचें जो गरीब आदमी है उसको बैठे बैठाए घर बैठे लाखों रुपया मिल रहा है, वो उसको क्या जरूरत, एग्री हो जाते हैं समटाइम्स। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सारा प्रोसेस यूज है। पहली चीज मुझे बताइए, क्या वो पॉलिटिशियन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? अच्छा, इसमें से कौन सी प्रोविजन? पहली, उसने एक्वायर किया, पोजेस किया, अपने अकाउंट में भी रखा और कन्वर्ट कर रहा है और यूज कर रहा है सच प्रॉपर्टी को, ठीक है, पहली वाली प्रोविजन उस पॉलिटिशियन के ऊपर अप्लाई हो गई। दूसरी चीज, क्या वो बैंकर जो है जिसने ये सारी प्रैक्टिस को मैनेज कर रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में, वो कैसे इन्वॉल्व है? हाँ, उसने ट्रू नेचर, क्योंकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कि उसने लार्ज और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है, उसने रिपोर्ट करने के बजाय उसको छुपाया। हालांकि रिस्पांसिबिलिटी क्या थी उसकी, रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने के बजाय उसको छुपाया। हालांकि उसके पैसे नहीं है और ना ही उसके नाम पे पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने के बजाय उसने ट्रू नेचर को छुपाया। उसे पता है असल में पैसे किसके बैकएंड पे, लेकिन वो नहीं बता रहा स्टेट बैंक को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ओनरशिप को, मूवमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी को छुपा रहा है रेगुलेटर से। छुपा सकता ना भाई, रेगुलेटर को तभी पता चलेगा ना जब बैंक की तरफ से, ब्रांच की तरफ से उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बाज़ औक़ात कुछ जो बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बड़े मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो पूरे का पूरा बैंक भी खरीद लेते हैं, पूरे का पूरा बैंक खरीद के अपने किसी एजेंट फ्रंटमैन को उसका प्रेसिडेंट लगा दिया, अब वो कहते हैं बाकी एक्टिविटीज सारी करते रहो, बस हमारी एक्टिविटीज आपने वो कंसील करनी है। तो क्या ऐसे बंदे को भी नहीं पकड़ना चाहिए? ये सेकंड पॉइंट में ऐसा बंदा पकड़ा जाएगा। अच्छा, तीसरा, ऐसा पर्सन जो होल्ड्स और पोजेसेस सच प्रॉपर्टी भाव एनी अदर पर्सन, ये छाबड़ी वाला। अब मुझे ये बताइए, अच्छा छाबड़ी वाला बाद में लाख कहता रहे, ये इस प्रोविजन की वजह से वो छाबड़ी वाले को बुला लेते हैं, नैब वाले बुला लेते हैं कि भाई आपको याद है, आपको बताया था कानूनी शहादत का असूल क्या है कि अगर चोरी का माल आपसे बरामद हुआ है तो आप भी चोर हैं, अनलेस कि आप बाद में खुद को साबित करें। तो लॉ ये कहता है कि जिसके पास से इलीगल मनी बरामद हुई, जिसके अकाउंट में इलीगल मनी हुई, हम क्या एज्यूम करेंगे, ये भी इसमें बराबर का हिस्सेदार। आखिर उसकी कुछ ना कुछ तो नेग्लिजेंस है, नहीं पता ना भी, उसको पता होना चाहिए था, उसको पता होना। ये मैं एक वो सीजन था, उस एपिसोड देख रहा था, उसमें कुछ इस तरह का केस था, नहीं नाम को छोड़ें, सिर्फ काम एग्जाम्पल परिसाल कौन सा, उसमें एक समझ लीजिए कि कॉलेज था, कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल था और वाइस प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल बहुत नेक नाम इंसान था और नेक था भी, वाइस प्रिंसिपल ने कोई फ्रॉड किया था और काफी अरसे से कर रहा था। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड पकड़ा गया, उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को तो अंदर किया ही किया, प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस फाइल कर दिया। प्रिंसिपल ने फिर अपने लॉयर से एंगेज किया, लॉयर ने उसे कुछ मशवरे दिए, लेकिन फिर एक बात आपको बता रहा हूं, लॉयर के सामने प्रिंसिपल ने यह कहा कि मेरे से कसम उठवा ले, मुझे इस फ्रॉड का कभी पता ही नहीं चला। तो उस लॉयर ने एक बात की थी, आपको पता नहीं चला, ये कोई एक्सक्यूज, आपको पता होना चाहिए था, प्रिंसिपल की ड्यूटी ही ये होती है। इस ट्रांजैक्शन का पता ना होना भी आपकी नाअहली का सबूत है, क्योंकि प्रिंसिपल और किस चीज के लिए होता है, मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए होता है ना। तो अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस हो रही है और आपको पता ही नहीं है, ये उस चोर का, क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रर का तो कसूर है ही है, आपका भी कसूर है, आपको पता होना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को मंथली बेसिस के ऊपर आप मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें। अब तो आपको मैसेज भी आ जाते हैं जैसे ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो, पता करें। तो इसीलिए जो लोग, जिनके पास करप्शन वाले पैसे होंगे उनके अकाउंट में है, तो याद रखें उनको पता है या नहीं पता, ठीक है। ला यहां पे क्या लिखता है, आर हैविंग रीजंस टू बिलीव, हु डज नो, या तो उसको पता हो, अगर नहीं भी पता, लेकिन ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं कि उसे पता होना चाहिए था और सर्कमस्टेंसेस शो करवा रही हैं कि उसे पता होगा, तो ला कहते हैं हम ये अज्यूम करेंगे वो शामिल था। Who holds or possesses such property on behalf of any other person। क्लियर हो गया? इस छोटी सी स्टोरी में आपको पता चल गया कि कौन कौन से लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। एक और बंदा भी इन्वॉल्व है जो आपने पिक नहीं किया, जिसने मशवरा दिया था, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा? A person shall also be guilty if he participate, aids or counsels to commit above acts।
वो दोस्त भी उसमें शामिल होगा। ये सारे ऑफेंस में शामिल हो गए। अच्छा, अब वो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस प्रूफ करने के लिए नॉलेज आर इंटेंट में बी इन्फर्ड फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस इन अकॉर्डेंस विद कानून शहादत ऑर्डर 1984। क्या कह रहा है? अब छाबड़ी वाला कहेगा सर मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता, मुझे तो इल्म में ही नहीं है, मुझे तो ये नहीं पता था कि ये करप्शन के पैसे है, मैं तो समझ रहा था कि ये हक लाल की कमाई है। तो अब देखे किसी को नॉलेज था कि नहीं था, उसकी इंटेंशन क्या थी, आप उसके दिमाग में घुस के पता चला सकते हैं। किसी की नॉलेज या इंटेंशन को चेक करने के लिए कि उसे इस इलीगल एक्टिविटी का पता था कि नहीं था, क्या उसके दिमाग में घुसना पड़ेगा ना? लेकिन नहीं घुस सकते। तो फिर अब सबूत इकट्ठा करना है, तो लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा कि इसका एविडेंस इन्फर्ड यानी निकाला जाएगा, एज्यूम किया जाएगा, अखज किया जाएगा। किससे? फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस, उस सर्कमस्टेंसेस के फैक्ट से। किसी बंदे की इंटेंशन थी कि नहीं थी मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको नॉलेज था कि नहीं था कि उसके अकाउंट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसका नॉलेज या इंटेंशन कैसे पता चलेगा हमें? फैक्चुअल, उसके दिमाग में नहीं घुसना। फैक्चुअल और फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आए कि एक बंदे के अकाउंट के थ्रू पैसे जा रहे हैं मिलियंस के, और साल से जा रहे हैं, उसने कभी रिपोर्ट नहीं किया, और जब पकड़ा गया तो कह रहा है मुझे पता ही नहीं। तो क्या उसे खुली छुट्टी दे देनी चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा उसे पता था कि नहीं पता था? हम फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस से अंदाजा लगाएं। ठीक है, यही वो कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद कानून शहादत ऑर्डर। और कानून शहादत ऑर्डर का मैंने आपको जमशा बता दिया कि चोरी का माल जिससे निकला वो चोर है या चोरी में शामिल है। अच्छा, फिर अगली बात कर रहा है कन्विक्शन। आखिरी कंसेप्ट आज का कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्ट करना मतलब जुर्म साबित होना। कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है? प्रेडिकेट ऑफेंस वो छोटा जुर्म होता है जिसकी बेस पे बड़ा जुर्म किया जाता है। जैसे बाकी लोगों के ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगेगा, ये जो सियासतदान पॉलिटिशियन या जो भी बंदा है ना, इसके ऊपर एक नहीं दो केस लगेंगे। एक मनी लॉन्ड्रिंग का और दूसरा कौन सा, गैस कर सकते हैं? दूसरा कौन? करप्शन का। शाबाश, करप्शन का केस भी क्या करप्शन इन इटसेल्फ एक जुर्म नहीं है? और ये करप्शन ही से तो ये पैसे आए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर वो पॉलिटिशियन ये साबित कर दे, अब लीगल पॉइंट है ये, पॉलिटिशियन ये साबित कर दे मैंने करप्शन नहीं की, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी ऑटोमेटिकली छूट गया कि नहीं? मनी लॉन्ड्रिंग में वो छूट गया कि नहीं छूट गया? नहीं, दोनों केसेस अलग हैं। यही का ये जो छोटा केस, ये जो इस केस में जो उसने करप्शन किया ना, ये प्रेडिकेट ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस जिससे मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा। एक और एग्जांपल आपने इसमें पहचाना है प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है और मेन ऑफेंस क्या है। एक बंदे ने एक गन खरीदी लाइसेंस के बगैर, आपको पता है गन का लाइसेंस होना जरूरी है, और उससे दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया। उसने दो जुर्म किए, कौन कौन से? एक गन खरीदा, बगैर लाइसेंस के गन रखी, और दूसरा मर्डर। बगैर लाइसेंस के गन रखना ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। और मर्डर अगर साबित हो भी जाए, ये वो कहे जी गन का तो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं गन खरीदी, ये बगैर लाइसेंस वाली गन मैंने नहीं खरीदी, अगर इसमें वो केस साबित ना भी हो पाए, इसमें बरी हो जाए इस केस में, तो क्या मर्डर वाले केस में भी बरी हो जाएगा? नहीं बरी होगा। अच्छा, एक आखिरी एग्जांपल ताकि मुझे प्रेडिकेट ऑफेंस का कंसेप्ट में क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ गया। ब्रांच मैनेजर ने दो काम किए, एक फेक नाम से एक बैंक अकाउंट खोला और दूसरा उस बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन की पॉलिटिशियंस की। फेक अकाउंट खोलना भी इन इटसेल्फ जुर्म है, ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। ये जो ओवरऑल प्लानिंग होती है ना, एक बड़ा जुर्म करने के लिए छोटे छोटे कई जुर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कई जुर्म करने पड़ते हैं ये प्रेडिकेट ऑफेंस होते हैं, और जो बड़ा जुर्म होता है वो मेन ऑफेंस है। लॉ यहां पे ये कह रहा है कि प्रेडिकेट ऑफेंस में जुर्म साबित होना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप मेन जुर्म में किसी को मुजरिम साबित करना चाहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग में, तो प्रेडिकेट ऑफेंस उसके ऊपर साबित होना लाजमी नहीं है। ठीक है, वो दोनों लहदा चलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ औक़ात कोई एफआईआर दर्ज होती है ना, उसमें को 3-4 सेक्शन दफा जो वो लगा देते हैं कि ये भी दफा लगा, ये भी, भाई किसी ना किसी में तो सजा होगी ना। ठीक है, तो वो लेकिन कुछ दफात ऐसी होती है जो छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो मेन ऑफेंस है वो लहदा ट्रीट होता है, प्रेडिकेट ऑफेंस अलहदा। प्रेडिकेट ऑफेंस में गिल्टी साबित होना या ना होना अलहदा चीज है, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि प्रेडिकेट ऑफेंस में गिल्टी साबित होगा तो मेन ऑफेंस में गिल्टी साबित होगा, नहीं। दोनों भाई ये क्लियर हो गया। चलिए, ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक सीखी, उसके अलावा डेफिनेशन सीखी, खास तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की,
और फिर ऑफेंस और एविडेंस, ये कंसेप्ट सीखें। इसमें खास तौर पे ऑफेंस की डेफिनेशन जरूर याद कर लें, मे भी वो पूछ ले। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो ऑफेंस की डेफिनेशन स्टूडेंट में पूछूं, ठीक है। इसमें आज की डिस्कशन में सबसे अहम कंसेप्ट यही था। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।